नमस्कार दोस्तों। स्मॉल कैप में जिस हिसाब से गिरावट आ रही है, ऐसा लग नहीं रहा है स्मॉल कैप रुकने वाला है, लेकिन यहीं पे अपॉर्चुनिटी भी बनते हुए दिखेगी। शेयर बाजार के अंदर काफी बड़ी गिरावट आज स्मॉल कैप इवन मिड कैप के अंदर देखने को मिली और फ्री फॉल होते हुए दिखा। तो ये गिरावट क्यों हुई और क्यों मैंने आज से सिर्फ एक हफ्ते पहले अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का 50% बेच दिया था। उस वीडियो में गालियां तो बहुत पड़ी थी, लेकिन आज आपको उसके पीछे की सच्चाई पता चलेगी। चैनल पर वो वीडियो आज भी अवेलेबल है, आज जाकर के आप देख सकते हो। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्रैक्टिकल और लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो आप जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी मार्केट से। हमारी मार्केट इस समय पे ग्रीडी जोन के अंदर है। निफ्टी में करीब करीब 1% की गिरावट, लार्ज कैप 100 में करीब करीब 1.15% की गिरावट, मिड कैप में करीब 2% और स्मॉल कैप में करीब 2.5% की गिरावट। आप देखोगे ओवरऑल जो हमारा बाजार है वो रेड देखने को मिला और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में ग्रीन रहे। कौन से? टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, मतलब आईटी स्टॉक्स मेनली पॉजिटिव दिखे। अदरवाइज अगर हम नेगेटिविटी की बात करें सो इंडिगो काफी तेजी से गिरा, बीईएल काफी तेजी से गिरा और ये सारे स्टॉक्स गिरते हुए दिखे। इंडिगो की भी बात आगे करेंगे क्योंकि ये एक मेजर कारण बना हमारे बाजार को गिराने के पीछे। सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो की। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को जाकर के जरूर देखना। ये मैंने 4 से 5 दिन पहले बनाई थी जब बाजार में सेंटिमेंट कमी नहीं था। जो हमारा बाजार था वो ऑलमोस्ट इस वाले प्राइस के आसपास मिल रहा था, मतलब 16,000 के आसपास हमारा स्मॉल कैप दिख रहा था और मैंने वहां पे बोला था कि भाई मैं अपना 50% का जो पोर्टफोलियो है स्मॉल कैप का वो बेच रहा हूं। इसके पीछे कुछ रीजंस थे और आज जानते हैं कि आज बाजार क्यों गिरा और क्या यहां पे कोई पॉजिटिव चीजें होते हुए दिख सकती हैं। अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो रेट कट हमें मिला आरबीआई की साइड से। आरबीआई ने बोला कि इंटरेस्ट रेट हम कट करते हैं। अब इंटरेस्ट रेट कट होना इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे लिक्विडिटी बढ़ती है और हर इंसान ये कहता है कि भाई लिक्विडिटी बढ़ेगी, लेकिन लास्ट 2 वीडियोस में ही जाकर के देखना, मैंने वहां पे बोला था रेट कट तो बहुत अच्छी बात है, आपको रेट कट जरूर करना चाहिए। मैंने कुछ ऑप्शंस भी बताए थे जहां पे आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, वो अच्छे दिख रहे हैं। रेट कट की वजह से काफी अच्छी ग्रोथ आएगी, लेकिन उसका रिपल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है क्योंकि कोई चीज पॉजिटिव होती है तो कोई चीज नेगेटिव होती है। तो ध्यान से सुनना इसको। अगर हम डॉलर टू आईएनआर की बात करें, आज की डेट के अंदर 90 रुपीज अगेन टच कर चुका है। कल 89 के आसपास हो गया था। अभी जो रेट कट है इससे क्या होता है, इससे जो रुपया है वो वीक होता है। वो वीक क्यों होता है? क्योंकि जो अभी यूएस डॉलर है वहां पर रेट कट नहीं हुए, मतलब फेड ने रेट कट नहीं करे। जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेड है। तो अगर हमने रेट कट करा और जो फेडरल रिजर्व है उसने रेट कट नहीं करा तो जो रुपया है वो वीक होता है। यही चीज आपको आज यहां पे होते हुए दिख रही है कि जो रुपया है वो वीक हो चुका है, जिस वजह से लिक्विडिटी क्रंच हमें देखने को मिला है। ये इन अ लॉन्ग रन अगले 2 से 3 महीने 6 महीने के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मैं आपको दोबारा बताऊं ये बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म ये फ्री फॉल आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरा मेजर दिक्कत कि जो फेड है वहां पे अभी जो भी यूएस की मार्केट के लोग हैं वो अज्यूम कर रहे थे कि जो हमारे रेट कट है वो होंगे, लेकिन क्या होता है अभी कुछ दिनों में मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमें पवल बता देंगे कि भाई एक्चुअली रेट कट होगा या नहीं होगा। अगर रेट कट हो जाता है तो रुपया जो है हमारा ये वापस स्ट्रांग होगा, हमारी मार्केट थोड़ी सी वापस ग्रो कर सकती है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस अब ये हो चुकी हैं कि फेड हो सकता है रेट कट ना करे क्योंकि जॉब डेटा इतना अच्छा नहीं दिख रहा है यूएस के अंदर। हम अपने जॉब डेटा की बात ना करें क्योंकि कितना रिलायबल है कितना नहीं है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन ये एक मेजर चीज थी जिस वजह से आज का बाजार गिरा। स्मॉल कैप वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से फॉर श्योर थोड़े से एक्सपेंसिव दिख रहे हैं हमें, लेकिन यही एक टाइम होगा जहां पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा मेन रीजन जिस वजह से हमारा बाजार गिरा वो गिरा क्रूड ऑयल की वजह से। और आप बोलोगे क्रूड ऑयल का हमारे शेयर बाजार से क्या लेना देना, पॉलिसीज का हमारे शेयर बाजार से क्या लेना देना? इंडिगो की फ्लाइट नहीं चल रही, उसने पॉलिसीज डिनाई कर दी, हम नहीं लेके जा रहे, हम कैंसिल कर रहे हैं फ्लाइट, इससे हमारे देश के स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना? कुछ प्यारे मासूम लोग जो हमारे देश के हैं जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको हमेशा एक चीज कहता हूं मेरे भाई, पॉलिटिक्स आपके देश को इंपैक्ट करेगी, पॉलिसीज आपके देश को इंपैक्ट करेगी, आपका नेता आपके देश के स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेगा। तो अगर आप अभी तक भी ये सोच रहे हो कि भाई बीजेपी, कांग्रेस, पुराना डेटा, इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल कर दी, सबसे क्या फर्क पड़ता है, अब आप सुनोगे समझोगे। पहले भी समझाया लेकिन अब प्रैक्टिकल हो गया ना, तो आपके लिए भी समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला क्या होता है
कि जो क्रूड ऑयल है वो बढ़ जाता है। अब क्रूड ऑयल क्या है भाई, पूरी दुनिया के अंदर कितने डॉलर पर बैरल आपको क्रूड ऑयल मिलेगा, उसके अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। एक तो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है, दूसरा हमारा रुपया गिर रहा है, मतलब अब ज्यादा डॉलर अगर आरबीआई को बाय करना है तो ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। पहले 80 रुपए देने पड़ते थे, पहले 85 रुपए पर डॉलर मिलते थे, अब 5 रुपए महंगा हो चुका है। आप समझिए 5 रुपए महंगा हो चुका है क्रूड ऑयल। हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब इससे क्या हुआ, रुपया और गिरेगा। क्यों? रुपया और सप्लाई करेगा अपने आप को ग्लोबल मार्केट के अंदर डॉलर खरीदने के लिए, और डॉलर और ज्यादा डोमिनेट करेगा इन टर्म्स ऑफ रुपया, और रुपया इस समय पे पूरे वीक की सबसे लो पे चल रहा है। क्रूड ऑयल हाई हो गया, मतलब हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम सबसे बड़े, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स हैं ऑयल के सेक्टर के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, अब रशिया के साथ हम कह रहे हैं कि भाई ऑयल हम इतना ज्यादा परचेज नहीं करेंगे, ऑलरेडी डील्स हो रही है, न्यूज में नहीं आ रहा, मतलब आपको न्यूज चैनल पे नहीं दिखेगा, बट अगर आप प्रिंट न्यूज को पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे अब रुपया गिर रहा है, हमें सस्ता तेल मिलता था रशिया से, हम तेल भी नहीं खरीद पा रहे, इससे हमारी जो डोमिनेंस है वो कमजोर हो रही है, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे। अभी जो क्रूड ऑयल है ये हमारी पूरी मार्केट को हिला करके रख देता है। क्रूड ऑयल सिर्फ सस्ता कर दो, आपकी मार्केट रॉकेट बन जाएगी। क्यों भाई? हम कम डॉलर खरीदेंगे, मतलब जो रुपया है वो स्ट्रांग हुआ, तो क्रूड ऑयल महंगा हो गया, रुपया गिर गया, और रशिया से ऑयल हमारे कम हो गए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अनसर्टेनिटी हमारे देश में बढ़ गई। अब अगर मैं बात करूं इंडिगो से भी हमारे देश में क्या हुआ, इंडिगो अप्रॉक्सीमेटली 66% होल्ड करता है एविएशन सेक्टर का, मतलब जितनी भी फ्लाइट उड़ती हैं 100 में से 67 फ्लाइट उड़ती हैं इंडिगो की। अब डीजीसीए आता है, डीजीसीए क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है एविएशन सेक्टर की, वो कहती है कि भाई जो पायलट हैं वो ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको कम काम कराओ, उनको ट्रेनिंग अच्छे से दो। पहली चीज तो गवर्नमेंट की जो डीजीसीए क्या आभारी है भाई, इतने सालों से इंडिगो की फ्लाइट चल रही है, लेकिन चलो आप आ गए इस समय पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बोल दिया कि चलो ये चीज कर दो, ठीक है। अब आपने एक कंपनी को मोनोपोली बनने दे दिया इंडिया के एविएशन सेक्टर की, अब वो नहीं चाहती कि हम आपकी चीज को माने, भाई बंद कर दी फ्लाइट। मतलब रेलवे स्टेशन पे कम भीड़ थी जितनी एयरपोर्ट पे भीड़ थी कुछ टाइम के अंदर। अब एविएशन सेक्टर के अंदर हल्ला मच गया। अब जो एयर इंडिया है, बाकी सारी फ्लाइट्स हैं, उनके जो प्राइजेस हैं वो 1-1 लाख रुपए हो गए। जो फ्लाइट 10 से 15 हज़ार की मिल रही थी वो 1-1 लाख रुपए की मिलने लग गई। तो ये जो डोमिनेंस है ये दिखाता है कि अगर जो मेजर बड़ा प्लेयर है, अगर वो चाहे तो सरकार के अगेंस्ट जा करके हिला सकता है। अब क्या हो गया, डीजीसीए ने बोल दिया एक काम करो, 24 घंटे के अंदर हमें बताओ कि भाई ऐसा क्यों किया तुमने, कैंसिल क्यों करी, रिपोर्ट दो, आपके सीईओ को रिजाइन देना पड़ेगा। ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। जिस डीजीसीए के नोटिस को इंडिगो ने रोल बैक करा दिया कि भाई हमें 1 महीने का टाइम दो, उसके बाद बात करेंगे, नहीं दोगे तो हम तो अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं अनऑफिशियली, बट यही टर्म्स है, अगर कैंसिल कर दिए तो आप ये समझो इंडिगो इतना बड़ा डोमिनेटिंग प्लेयर है कि भाई इंडिया की पूरी एविएशन सेक्टर को हिला सकता है। ये भी एक नेगेटिव न्यूज लेके जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास कि अगर एक कंपनी चाहे तो इंडिया जो कि हवा में उड़ रहा है उसको जमीन पे ला करके पटक सकती है, इतना डोमिनेंस हो चुका है। एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने बेच दिया टाटास को, है ना। अब एयर इंडिया इंडिया का नहीं है, वो टाटा ग्रुप का पार्ट है। तो भाई इंडिगो सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पे एयर इंडिया हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अगर ये दोनों कंपनी चाहें तो इंडिया की एविएशन सेक्टर को हिला सकती है। अब यहां पे भी चीजें नहीं रुकती, चलो ये तो एक पॉलिसी से रिलेटेड लड़ाई होगी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ। अब जो इंडिगो है जो कि ओनली कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है एक डिसेंट स्केल पे, अब रुपया गिर रहा है, क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, तो भाई इसके प्रॉफिट मार्जिन भी श्रिंक हो जाएंगे। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को डेड इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होती है, ज़्यादा पैसा इंडियन लोग देना नहीं पसंद करते। और अगर आप इंडिया के अंदर फ्यूल भरवा रहे हो और जो ऑयल है वो महंगा हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी श्रिंक कर जाते हैं। तो इस वजह से जो इंडिगो है इसके अंदर एक बड़ी क्रैश देखने को मिला, सेंटीमेंट भी खराब हो गया इंडिया को लेकर के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का कि एक कंपनी ने पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री हिला दी। दूसरा, क्रूड ऑयल की वजह से इंडिगो खुद भी गिरना शुरू हो गई। तो अब ये एक बड़ा तहलका मच गया जिस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के एक बड़ा झटका आपको आज देखने को मिला। और ये सब क्या कम रह गया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना सेल ऑफ और बढ़ा दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ करके जाएंगे, मतलब और भी फॉरेन का पैसा इंडिया से निकलेगा, मतलब जो रुपया है वो मार्केट में और सर्कुलेट होगा, डॉलर खरीदा जाएगा। इसका मतलब जो INR है और भी ज्यादा फॉल करता हुआ दिख सकता है। सो ओवरऑल
ओवरऑल बाजार के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। जीडीपी के नंबर के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है। आज भी अगर कोई इस समय पे कमेंट कर रहा है, जैसे कि 4 दिन पहले लोगों ने कमेंट किया था स्मॉल कैप पे कि अरे तुमने तो बेच दिया, ऐसे कैसे बेच दिया, इंडिया तो नेक्स्ट बिग थिंग है। भाई मैंने भी वहां पे बोला था प्रॉफिट बुकिंग, मेरे को प्रॉफिट दिख रही थी, मैंने प्रॉफिट करा। मैं आज भी 70% अपना पैसा स्टॉक मार्केट में रख करके बैठा हुआ हूं, लेकिन मनी रोटेशन हमारा एक गेम है जो हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने जो 5 दिन पहले स्टॉक बेचे, भाई 2.5% तो सूखा सूखा प्रॉफिट मेरे को यहां दिख रहा है। आज मैं जाके वो दोबारा से पैसा डिप्लॉय कर दूं, भाई आपसे तो अच्छे रिटर्न निकाल लूंगा, जो ज्यादातर लोग कहने वाले हैं। दूसरी चीज, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्मॉल कैप की स्पेसिफिकली, अगर हम स्मॉल कैप देखें तो अब हमारा जो स्मॉल कैप है वो सही सिचुएशन में आ रहा है। ऑल टाइम हाई से 15% गिर चुका है, लेकिन क्या ये इससे ज्यादा नीचे गिर जाएगा? देखो एक मेजर सपोर्ट है हमारा, जिस प्राइस पे ये टिका हुआ है, ये वाला हमारा एक मेजर सपोर्ट है जो कि 16,000 के आसपास। अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पहली बार आकर के नहीं रुका, यहां पे पहले रेजिस्टेंट था, इसको ब्रेकआउट दिया, फिर यहां पे एक और रेजिस्टेंट था, यहां पर भी था, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और वापस इस प्राइस के आसपास आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली कल थोड़ी बहुत आपको सेल ऑफ देखने को मिल जाए स्मॉल कैप के अंदर, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा मेजर सेल ऑफ यहां से नीचे आएगा। मेरे हिसाब से यहां पे आके कुछ टाइम ही कंसोलिडेट करना चाहिए। अब यहां पे हमारा आ जाएगा 2.5 दिन। 2.5 दिन क्या है कि भाई आज का एक दिन निकल गया, कल का दिन निकल जाए और परसों का 1 बजे तक का टाइम निकल जाए। अगर यहां पे ये टिक गया इस वाले जोन के अंदर, तो आप ये मान लो फिर ये बाउंस बैक आपको यहां से दिखाएगा। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टर्स हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर ये यहां पे टिक गया तो हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाए, लेकिन जितना ह्यूज सेल ऑफ है इस समय पे, वो अब ऊपर जाने के लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाला है। इस वाले जोन में आप देखो, इस वाले जोन में जो कि है 16,524, इसके ऊपर जाना अब थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक अमेजिंग सेंटीमेंट चाहिए, सिर्फ तभी आएगा। दूसरी चीज, कल क्यों बाय आना चाहिए, चांसेस क्यों दिख रहे हैं? आरएसआई देखिए तो 23 का हो गया, मतलब ओवर सोल्ड जोन के अंदर स्मॉल कैप जा चुका है। तो थोड़ा बहुत अगर बाइंग आ जाए तो प्लीज इसके अंदर सेंटीमेंट के चक्कर में घुसना मत। यहाँ पे 2.5 दिन हमें वेट करना है, देखना है कि भाई मार्केट किस तरीके का रुख लेती है। अगर 2.5 दिन के अंदर मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली गई या इस वाले जोन में कंसोलिडेट कर गई तो वापस घुस सकते हैं, लेकिन अगर 2.5 दिन के अंदर यहाँ पे नहीं करी कंसोलिडेशन तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में देखा गया है कि जब जब हमारा आरएसआई इतने लंबे समय में जब जब 27 के नीचे गया है, एक बाइंग आती है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है बाजार को, लेकिन ये एक तरीके का ट्रैप होता है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। चांसेस क्या है इन सिंपल टर्म्स? आरएसआई हमें ये इंडिकेट कर रहा है स्मॉल कैप में एक पुल बैक आएगा, मतलब बाजार में स्मॉल कैप में स्पेशली थोड़ी सी वापस से गेंस देखने को मिलेंगे, तो स्विंग के लिए सिचुएशन अच्छी बन रही है। सेकेंड चीज़, ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है इंडिया को लेकर के, तो अभी यहाँ पे सेल ऑफ बना हुआ है। ब्रेकआउट स्मॉल कैप के अंदर हाईली डाउटेबल है। लार्ज कैप की भी अगर बात करें वहां पर भी डाउट बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बैंक्स ने उन्हें संभाला हुआ है, आईटी ने उन्हें संभाला हुआ है। स्मॉल कैप के अंदर रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहा था उसका आउटफ्लो बढ़ चुका है। मतलब क्या है, एफआईआई का तो पैसा निकल ही रहा है, डीआई का पैसा भी आना थोड़ा सा कम होता हुआ दिख सकता है। तीसरी मेन दिक्कत क्या दिख रही है, इंडियन शेयर बाजार के अंदर स्ट्रेंथ कम है, रुपया गिर रहा है। अगर रुपया यहाँ पे नहीं सस्टेन करता, 90 के ऊपर 91 पे पहुंच गया, तो एक सेंटिमेंटल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि भाई सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएंगे। 90 रुपया एक मेजर चीज़ है डॉलर के अगेंस्ट, 91 अगर हो गया तो भाई एफआईआई और भी तेजी से निकालेगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं बनेगा। मार्केट ओवर वैल्यूड है, ऑप्टिमिस्टिकली थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, ये कहना सही रहेगा इस समय पे। लेकिन रुपया भी गिर रहा है, तो एवरेज रिटर्न डॉलर टर्म्स में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन को निकालना है तो भाई इसके लिए मार्केट को रीजनेबल वैल्यूएशन और आईएनआर को थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और एफआईआई के लिए एक चीज़ और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि भाई आपको टैक्स भी तो देना है। अब जो टैक्स है वो 20% है शॉर्ट टर्म का, लॉन्ग टर्म का 12.5%। तो भाई कोई अपना पैसा लगा रहा है उसके बाद इतना सारा टैक्स दे रहा है, तो कैसे चलेगा मेरे भाई? तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है इंडिया को लेकर के। इंडिया की गवर्नमेंट जो है काफ़ी कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन सीरियसली बताऊं तो ये हमारे फेवर में एज ऑफ नाउ तो जाता हुआ नहीं दिखता। शॉर्ट टर्म में बेरिश मूव दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, 4 दिन पहले मैं बोल रहा था बेचना चाहिए, लेकिन अगर आप अब लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टर हो तो भाई मार्केट एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के आसपास हो चुकी है। मार्केट कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई सब दिन अच्छी है, नहीं, सब दिन अच्छी नहीं होती। मार्केट यहाँ अच्छी है, यहाँ अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छी है, यहाँ अच्छी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। अगर आप 20 साल इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इवन आपको कोई भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। 20 साल के बाद ही आपको देखना है कि भाई पैसा बन गया तो गुड एंड वेल एंड गुड है, नहीं बना जापान जैसा हाल हो गया आपका भी,
तो तब का तब देखा जाएगा, है ना। तो 20 साल वालों के लिए तो ये वीडियो ही बेकार है, ये वीडियो नहीं, दुनिया की सारी वीडियोस बेकार है, क्योंकि 20 साल बाद क्या होगा इंडिया का वो तो 20 साल बाद पता चलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि 20 साल बाद भी इंडिया ऐसे ही ग्रो करता रहेगा तो इन्वेस्ट करते रहो। अगर आपको लगता है 20 साल बाद इंडिया की ग्रोथ कम हो जाएगी तो भाई उसके समय पे उस समय देख लेना, है ना। तो 20 साल वालों के लिए तो वीडियोस होती नहीं है ना, 20 साल वालों के लिए न्यूज़ होती है, क्योंकि 20 साल में तो भाई दुनिया ही पलट जाएगी। हो सकता है काफ़ी लोग बचे या 20 साल में ना बचे। एयर पॉल्यूशन हमारा गंदा हो चुका है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। आज भी हम हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं। चाइना ने जापान के जो एयरक्राफ्ट थे उसको लॉक इन कर दिया कि भाई आगे बढ़ोगे तो उड़ा देंगे, ठीक है, कि भाई हम आपको उड़ा सकते हैं। लेकिन इंडिया किस बात पे लड़ रहा है कि भाई ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है इसको हम कैसे देखें, इसके अंदर तो हिंदू सेंटिमेंट आता है, इसमें मुस्लिम लोग परेशान हो जाएंगे। अरे यार, आपको जो करना करो, आपकी मेजॉरिटी में सरकार है, आपको वंदे मातरम को नेशनलाइज करना है वो कर दो। वंदे मातरम के अंदर भगवान के गीत आते हैं हिंदू के, पूरे में कर दो लागू, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं आप बन जाओ डिक्टेटर, लेकिन डिक्टेटर बन जाओ बीजेपी आप, बट हमारे देश को तो बचाओ भाई। बात ये नहीं है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं हमारी ग्रोथ को। अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए बात नहीं कर सकते तो भाई आपसे बढ़ा एंटी नेशनल कोई नहीं है। सो आप मुझे बताना कि आप कितने अवेयर हो, आप गवर्नमेंट से कितने क्वेश्चन पूछते हो। हमेशा अपनी देश को सपोर्ट करो, सरकार आएगी सरकार जाएगी, लेकिन इंडिया एक ऐसा नेशन है जो हमेशा ग्रो करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। इंडिया मैटर करता है, ये दोनों सरकारें नहीं, क्योंकि सरकारें देश से हैं, देश सरकारों से नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।